अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? हमारे शो का इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी आपका इंतज़ार करते हैं टू कनेक्ट विद यू। आज जनाब आपसे जो कनेक्शन है ना, ये एक इतना ज़बरदस्त कनेक्शन है कि सुबह सुबह जब आप लोगों के साथ में हम ये शो करते हैं और आप लोग बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे होते हैं शो के दौरान भी, और इनफैक्ट जब आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेजेस भेज रहे होते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो उन सब के लिए बहुत बहुत सारा थैंक्स। अच्छा जी, शो का आगाज़ करते हैं और आज शो में जो है हम बात करते हैं अखलाक के हवाले से। अच्छा अखलाक होना चाहिए और अच्छा अखलाक इंसान की जो शख्सियत है उसका आईना होता है। अच्छा, ये बताता है कि इंसान अंदर से कैसा है। अच्छा अखलाक लोगों के दिल जीत लेता है। अगर सब अच्छे अखलाक से पेश आएँ, जो खुश अखलाक होता है इस पर लोग भरोसा करते हैं। फिर मुश्किल हालात में भी अखलाक इंसान को मजबूत बनाता है, बर्दाश्त, सब्र और नरमी सिखाता है। अच्छा अखलाक कामयाब ज़िंदगी का राज है, दुनिया और आखिरत दोनों में। अच्छा जनाब, ये तो हमने आज बात की अच्छे अखलाक के हवाले से। बेसिकली अखलाक क्या है, आज हम इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि अखलाक क्या है। अखलाक वो है कि ये आपको वहाँ पर पहुँचा देता है जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा। इसका जिस तनाजुर में अब हम जिक्र करने जा रहे हैं, ये जो मैंने आपके साथ में शेयर किया, ये आपने वो लाइंस होंगी जो आपको हर जगह सोशल मीडिया पर नज़र आती हैं और ये आपको हर जगह मिल जाएंगी। लेकिन बेसिकली जो इसका एक तरीका है या बेसिकली इसको बात करने का जो एक तरीका है ना, वो इस तरीके से कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि अच्छा अखलाक क्या है। क्या अच्छा अखलाक सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रखना चाहिए जिनको आप जानते हैं? जिनको आप नहीं जानते, क्या उनके साथ अच्छा अखलाक नहीं रखना चाहिए? अच्छा अखलाक क्या दुश्मनों के साथ रखा जा सकता है? सवाल ये है। अब ये जो अच्छा अखलाक है, आपका तो एक बंदा दुश्मन है, आप उसके साथ अखलाक कैसे अच्छा रख सकते हैं? आप जैसे होते हैं आपके अंदर वही चीज़ें बिल्ट इन होती हैं। आपको अखलाक को, अपनी आदत को आगे या पीछे करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। अपने अंदर अच्छा अखलाक पैदा करने के लिए सबसे पहले बचपन से ही जब आप ग्रो अप होते हैं तो ये वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो बच्चों के अंदर तमीज़, तहज़ीब और अखलाक पैदा करें। यानी कि अगर कोई शख्स किसी का दुश्मन भी है तो उसको चाहिए कि वो उसको सलाम कर ले। अगर कोई शख्स किसी से प्रॉब्लम भी रखता है तो उसको चाहिए कि उसको हेल्प आउट करे, उसकी मदद करे। तो उस तनाजुर में जो अच्छा अखलाक है ना, वो आगे बढ़ जाता है। अच्छा अखलाक ये है कि आप अपने पड़ोसी से पूछ लें कि आप ठीक हैं, आप खैरियत से हैं। अच्छा अखलाक ये है कि किसी शख्स ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की हों, कोई शख्स आपको बहुत तंग करता हो, बहुत जो है वो आपको टीज़अप करता हो, आप उससे जाकर पूछ लें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा अखलाक ये है कि आप अच्छे लिसनर हों। जब आपको कोई बात कही जा रही हो तो आप उसको सुने, और जब दिमाग किसी बात को सुनता है और फोकस करता है तो उसका जो विज़न है वो खुल जाता है। तो इसको कहते हैं अच्छा अखलाक। अच्छा अखलाक घर से शुरू होता है, यकीन करें, और आपके मर जाने तक, यानी आपके कब्र में जाने तक जो है ना, आपका अच्छा अखलाक रहता है। तभी लोग ये कहते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छा था या ये बंदी बहुत अच्छी थी। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि ये जो हमारे पास अभी कुछ रिसर्च है और इसमें यह है कि भाई अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हों आपके तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको थायराइड, आयरन की कमी या हार्मोन्स का टेस्ट कराना ज़रूरी है। गंदे बालों में खुश्की और इन्फेक्शन हो सकता है जो बाल गिरने का बायस है। बालों की सफाई का ख्याल रखें। मुनासिब शैम्पू से धोना ज़रूरी है बाल। हेयर कलर, जेल, स्ट्रेटनर, हेयर स्प्रे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। कम से कम जो है वो हीट और स्टाइलिंग और या ब्लो ड्रायर करें। नारियल, बादाम, जैतून या आंवला का तेल हफ्ते में 2 बार लगाएं। हल्का गर्म तेल लगाने से खून की रवानी बेहतर होती है। जहनी दबाव जो है वो कम करें। टेंशन और स्ट्रेस भी बाल गिरने की बड़ी वजह है। नमाज, वर्जिश या सुकून आवर सरगर्मियाँ मददगार साबित होती हैं। अगर बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो थायराइड, आयरन की कमी या हार्मोन्स का टेस्ट कराना ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपके साथ में एक रिसर्च शेयर कर लेते हैं। और रिसर्च जो है वो क्या है? रिसर्च कुछ इस तरीके से है कि हालिया तहकीक में बताया गया है कि चुकंदर का जो जूस है वो बुजुर्ग अफराद के ब्लड प्रेशर को कम करने से मददगार साबित होता है, क्योंकि ये मुंह में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को कम करके खून की नालियों के निज़ाम को बेहतर बनाता है। माहिरीन ने तहकीक के दौरान 60 से 70 साल की उम्र के 36 अफराद को चुकंदर का खालिस जूस दिन में 2 बार पिलाया। 2 हफ्ते बाद देखा गया कि उन अफराद का ब्लड प्रेशर कम हो गया। जब बुजुर्ग अफराद ने चुकंदर का रस पिया तो उनके मुंह में कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया कम हो गए और फ़ायदेमंद बैक्टीरिया बढ़ गए, जिससे उनकी सेहत पर अच्छा असर पड़ा। तहकीक में बताया गया है कि उम्र के साथ इंसान के मुंह में मौजूद बैक्टीरिया जरासीम में बदल जाते हैं और यही बैक्टीरिया खुराक से नाइट्रिक ऑक्साइड बदलते हैं, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद देता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं हम मौसम की। तो शहर कायद का जो मौसम है
वो भाई बड़ी आंख मचोलियाँ कर रहा है, कभी अप कभी डाउन। तो शहर का जो मौसम है वो कुछ इस तरह से है कि मतलब जो है वो अबर आलूज रहेगा। और अच्छा, दिन भर का जो मौसम है वो आपके साथ में हम शेयर कर लेते हैं। मौसम की जो सूरत हाल है वो 10 बजे रहेगी 31 सेंटीग्रेड, 11 बजे रहेगी 32 सेंटीग्रेड, और फिर 12 बजे रहेगी 33 सेंटीग्रेड, और फिर 1 बजे रहेगी 33 सेंटीग्रेड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब हम शेयर करते हैं आपके साथ में सोने के प्राइस। अच्छा, जो गोल्ड के प्राइस हैं वो प्राइस क्या हैं? गोल्ड के प्राइस जो हैं वो ये हैं कि सोने की कीमत में बड़ी कमी हो गई है। आलमी मार्केट में सोना $23 सस्ता होकर $3,340 फी औंस तक गिर गया, और 1 तोला सोना 2,300 रुपये सस्ता होकर 3,56,700 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,972 रुपये कमी से 3,05,812 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी 34 रुपये कमी से 4,023 रुपये पर आ गई। अब दालों के प्राइस जो है वो आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। और दालों के प्राइस क्या हैं, आपने जाना होगा ग्रॉसरी करने के लिए, तो उससे पहले ये प्राइस सुनते जाएँ। ये प्राइस है जी, माश की जो दाल है उसके होलसेल प्राइस हैं 405। फिर जो मूंग की दाल है उसके प्राइस जो हैं वो 310। फिर उसके बाद मसूर की दाल जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 250। फिर दाल चना जो है उसके होलसेल प्राइस है 340, और फिर काबली चना जो है उसके होलसेल प्राइस हैं 310। तो जनाब ये तो थी हमारी सिटी अपडेट्स। अच्छा जी, इसके अलावा मज़ीद टॉप स्टोरीज शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे करस्पॉन्डेंट भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। न्यूज़ सेशन में आपको करेंगे खुशामदीद। आज जनाब हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट आज़ाद भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आज़ाद भाई, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा आज़ाद भाई, हमारे पास जो है ना यूजुअली इस तरह की खबरें होती हैं कि हमारी कोशिश होती है कि हम एक सुबह कोई ऐसी खबरें करें जो बड़ी ज़बरदस्त हों, आवाम के लिए बड़ी पॉजिटिव हों, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम वो पॉजिटिव खबरें जो है वो बाद में कर रहे होते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे पास इतने मसाइल का अंबार है कराची में, कभी गैस, कभी बिजली, कभी पानी, कभी कोई और प्रॉब्लम, कभी कोई और प्रॉब्लम। तो आज ऐसा करते हैं कि हम कराची के मसाइल से स्टार्ट नहीं करते आज जो है वो हम कुछ और मेन खबरें करते हैं। और इसके अलावा आज हम स्टार्ट करते हैं मौसम के हवाले से। ये बताएं आज़ाद भाई, ये जो मौसम है और ये जो ओवरऑल एक सिचुएशन चल रही है कि जी मॉनसून का सीज़न है, आप देख रहे होंगे कि बाकी एरियाज़ में जो है सैलाब की भी काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल है और बाकी सारी चीज़ें भी हो रही हैं। इसमें मैं चाहूँगी कि आप कंक्लूजन दे दें और थोड़ा सा लोगों को तंबीह कर दें कि जब मना किया जा रहा है तो उन इलाकों में सैर व तफरी के लिए नहीं जाएं, क्योंकि आप देखें कि जो ओवरऑल जो जिस हवाले से लोग बात कर रहे हैं ना, जो ट्रेंड चल रहा है, जो हर कोई इस बारे में बात कर रहा है कि भाई लोगों को इस तरह से नहीं जाना चाहिए। जब वार्निंग दी जा रही है, सैलाब में फंस रहे हैं बार बार, कल पूरा दिन आप देखें कि सोशल मीडिया पर वबाल मचला, लोग बताते रहे कि जी इस्लामाबाद में क्या कुछ हो रहा है, कराची में जो है मानसून की सूरत हाल है, यहाँ क्या तैयारियाँ हो रही हैं। थोड़ा सा आप इसके ऊपर कंक्लूजन दे दें, फिर अगली खबर पर बढ़ते हैं। मज़े की बात यह है कि मैं गुज़श्ते 2 रोज़ से सुन रहा हूँ या कई दिनों से देख भी रहा हूँ सब कुछ सोशल मीडिया पर या मीडिया पर जी जी कि नारायण कागान जो मौसम के लिहाज से अच्छे इलाके हैं वहाँ पर आम लोगों की तफरीह के मुकामात जो वहाँ पर आमद और जामद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी जी, मैं देख रहा हूँ कहीं किसी जगह पर जो है मवेशी निकाले जा रहे हैं हेलीकॉप्टर की मदद से, किसी जगह पर जो है इंसान निकाले जा रहे हैं, किसी जगह पर जो इंसान घूमने जा रहे हैं, मर भी रहे हैं, डूब रहे हैं, सब देख भी रहे हैं तमाशा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की आमद और जामद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कराची हो या सिंध का कोई भी इलाका हो, किसी इलाके से आज मैंने देखा सुबह तक सभी लोगों ने ये फैसला किया हुआ इस्लामाबाद घूमने जा रहे हैं। भाई क्या हुआ इस्लामाबाद में? लोग तो वहाँ हालात सही नहीं है, वहाँ पर सूरत ये है कि लोग डूब कर मर रहे हैं, पानी है, बारिशें हैं, सब कुछ है। ये आप क्यों इस तरह करें? बोला नहीं, वहाँ मौसम अच्छा है। भाई मौसम अच्छा है या मौत अच्छा है? लोग मौत को अपने खुद कबूल करके जाने को तैयार हैं। अभी मैंने कल मुझे दोस्त ने बताया कि हमारे सीनियर तरीन साफ ही है, पूरा डेलीगेशन यहाँ से सिंध हुकूमत के पैसों पर जो है सिंध पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन का कुछ ग्रुप है, वो यहाँ से घूमने के लिए वहाँ जा रहा है। नारायण कागन, अरे भाई वहाँ तो लोग मर रहे हैं, आप जर्नलिस्ट हो, आपको पता भी, सब देख भी रहे हो, क्यों आप जा रहे हो? बोला नहीं, सरकार का पैसा, घूमने जा रहे, एंजॉय करने जा रहे, तफरी के मुकाम में। लेकिन सूरत ये है कि इस मामले में हुकूमती सतह पर भी हम देख रहे हैं कि उनको जो है एक गाइडलाइन दी जा रही है। अच्छा, दूसरी बात है, कभी भी किसी भी इलाके में कोई भी इंसान जाए ना, एक जानवर को रास्ता क्रॉस करने के लिए, रास्ता बताने के लिए इंसान उसको क्रॉस करने की कोशिश करता है। ये तो हम इंसान है। इंसान जब उसको पता है कि जब मैं किसी इलाके में जा रहा हूँ तो उस इलाके में जाने के लिए कम से कम मुझे वहाँ के मुकामी लोग हैं
या मुकामी जो गाइड है उनसे गाइडलाइन लेने की तमाम सख्त जरूरत है, गाइडलाइन लेने की तमाम और सख्त बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश ये करें कि हाँ, कोशिश ये करें कि जब आप लोगों को मना किया जाता है तो एटलीस्ट आप लोग जो है वो वहाँ पर ना जाएं जब आपको पता है कि सैलाब की सूरत हाल है। जी आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपके साथ में शेयर करते हैं। यह है मार्को रूबियो और इसाक डार ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग की अहमियत पर बातचीत की। टेमी ब्रोस जो हैं उनका ऐसा कहना है। अच्छा जी, अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद जो है वो बयान जारी किया और बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान अगस्त में इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमे पर तबादला ख्याल हुआ। पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी मुकालमा अगस्त में इस्लामाबाद में होगा। मार्को रूबियो ने ईरान से सालसी के पाकिस्तान की तामीरी पेशकश को सराहा। टेमी ब्रोस का कहना था कि सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दो तरफा ताउन पर भी गुफ्तगू हुई, जबकि दाइश के खिलाफ मुश्तरका इकदाम पर भी तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने दो तरफा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग की अहमियत पर जोर दिया। अच्छा, मादनियात और कान कुनी के शोबों में भी दो तरफा तिजारती ताउन को फ़रोग देने पर भी बातचीत की गई है। तो ये जो है ये खबर है जो कि हम लोगों ने इस वक्त आपके साथ में शेयर की। मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऐड ऑन करें कि अभी ये जो सिचुएशन है और मार्को रूबियो और इसाक डार की जो ये बातचीत हुई है, तो इस हवाले से जो है वो आप बताएं। जी बिल्कुल, कल से जो शाम से यानी खबर गर्दिश कर रही थी मीडिया पर, मैं खुद इसको देख रहा था, कई लोग इस पर सवाल कर रहे थे। लेकिन मामला ये है कि तजारती मामलात में या कारोबारी मामलात में या मुल्क में ख़ास तौर पर जो है इस अमल को फ़रोग़ देने के लिए ख़ास तौर पर नवाज़ लीग सरकार की एक तरजीह रही है, तरजीहात में शामिल है। उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चाहे आसफ ज़रदारी हो या अपना यूसुफ गिलानी हो, इनकी तरजीह बैनुल-अक़वामी सतह पर कारोबार को या तजारत को फ़रोग़ दिलाने के लिए इनकी कोशिशें या काविशें रही है। लेकिन इस वक्त मुफाहमती हुकूमत है, मुफाहमती हुकूमत जो एक पहल करी, इस पहल में काफ़ी तक बेहतरी आ सकती है, क्योंकि जो हमारे मुल्क के जो हालात हैं जो माजी में जो बिगड़े हैं उसको बेहतर लाने के लिए जो हुकूमत के इक़दाम है वो काफ़ी तक बेहतर ज़रूर है। लेकिन इसमें पहल करने के हवाले से जो इस वक्त की हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं वो काफ़ी तक बेहतर है। और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी जो हमारे दीगर जो ममालिक हैं वो भी कोशिश करें कि हम तजारती मामलात में पाकिस्तान का साथ है, पाकिस्तान के साथ इसमें तावन करें। लेकिन ये मामला तावन का है और तावन के अमल को बेहतर करने के हवाले से जो खास तौर पर वफाकी हुकूमत हमारी जो इस वक्त मौजूद है वो हो या उनके जो हिमायत याफ्ता हो और उनकी तरफ से कोशिश करनी, पहल करने की उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इस वक्त काफ़ी हद तक जो मैं देख रहा हूँ खासतौर पर कारोबारी तजारती मामलात में हुकूमत की कोशिशें और काविशें बहुत तेज़ी से जारी है। लेकिन रंग लाती हुई दिखाई कब देगी वो इस वक्त आवाम सवाल कर रहा है, ये मैं भी सवाल कर रहा हूँ, आम लोग भी सवाल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी या हुकूमत जो सियासतदान है वो भी सवाल कर रहे हैं। लेकिन इसको सवाल को अमली जमा पहनाने के लिए भी हुकूमत को इक़दाम उठाने होंगे, क्योंकि इस वक्त जो आपने इसाक डार की बात की या जो तजारती मामलात के बारे में जिन्होंने पहल की है उस बारे में इसाक डार साहब खुद वज़ीर ख़जाना रहे हैं, इस वक्त डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी है। लेकिन इस तरह के मामलात में हुकूमत जो पहल करी वो ठीक है, लेकिन इसको अमली जमा पहनाना वक्त की ज़रूरत, तकाज़ा भी है। सही, वक्त की ज़रूरत भी है और तकाज़ा भी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। और ये खबर जो है कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका से तिजारती मुआहदा चंद दिन में हो जाएगा, इसाक डार का ऐसा कहना है। और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार ने अमरीकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से खिताब करते हुए कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात मुफीद रही। पाकिस्तान अमरीका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं चाहता। अच्छा जी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मुश्तरका शराकतदारी पर जोर दिया। फिर पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कसीर-उल-जहती हैं। इसाक डार का कहना था कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हालात बदल रहे हैं, आलमी मईशत जो है वो दबाव में है, दहशतगर्दी अब भी चैलेंज है और पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो नबरद आज़मा है। पाकिस्तान अमन पसंद एटमी मुल्क है। पाकिस्तान में मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम आ चुका है। पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क है और अमन चाहता है। पाकिस्तान अमरीका से बहुत जल्द तिजारती मुआहदा जो है वो चाहता है। इस खबर को कैसे देख रहे हैं आप आज़ाद भाई? पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान तो हर किसी अमल में जो है अच्छे अमल में कोशिश करता है, चाहता भी है कि बेहतरी आए। और अमेरिका के साथ जो है अब जो है ट्रंप साहब भी
कुछ दिनों में यहाँ पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। हाँ। लेकिन उसमें कुछ लोग सियासी बातें कर रहे हैं कि वो इमरान खान को फेवर देने के लिए आ रहे हैं, या इमरान खान को बचाने के लिए आ रहे हैं, या इमरान खान को जेल से निकालने के लिए आ रहे हैं। हाँ। लेकिन वो मामला आम रूमर्स जो है अपनी जगह पर होंगे, लेकिन इस वक्त जो ख़ासतौर पर अमेरिका और पाकिस्तान के माबीन जो ताल्लुकात हैं या जो मुख्तलिफ मुलाकातें हुई है, चाहे हमारे फील्ड मार्शल हो या हमारे जो वक्त के हुक्मरान हो, लेकिन बात ये काफ़ी हद तक जो इसमें ये नहीं है कि मैंने मुख्तलिफ जो ख़ास तौर पर जो मुआशी माहिर है या मुआशत पर जो जिनकी अबूर हासिल है, या ख़ास तौर पर जो महकमे मुख्तलिफ काम करते हैं इस पर मुआशियात पर या मुआशी मामलत पर, चाहे कामर्स हो या ख़जाना हो, लेकिन उनकी तरफ से राय आमा ये सामने आ रही है कि ख़ासतौर पर अमेरिका पूरी दुनिया में अपने कारोबार को फ़रोग़ दिलाने के लिए या अपनी तजारत को फ़रोग़ दिलाने के लिए एक अहमियत का हामिल बनने की कोशिश करने जा रहा है। लेकिन ये बात ये है कि हमारे मुल्क में जो खासतौर रूमर्स जो है उन पर तरजीह ज़्यादा है, लेकिन अमली जो काम हो रहे हैं या अमली जामा जिनको पहनाया जा रहा है उस पर किसी किस्म की कोई तवज्जो जो खास चंद लोग हैं उनकी है, उनका फोकस है। लेकिन आम तौर पर देखा ये जा रहा है कि रूमर्स पर लोग जो है वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि रूमर्स पर तवज्जो देने के बाद जो है खासतौर पर सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल है उसकी वजह से हमारे पास हमारे लोगों की जो तवज्जो है उस तरफ जा रही है। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि भाई जब एक वक्त की जो हुकूमत है उसने किसी के साथ रब्ता किया है, किसी के साथ बातचीत की है, किसी के साथ मुलाकात की है, उस मुलाकात का अहम जो उमूर वो क्या मामला क्या है उस पर कोई तवज्जो देने के बजाय हम रूमर्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इसहाक डार साहब ने वाज़ेह कर दिया कि हम तजारत चाहते हैं अमेरिका के साथ या दीगर ममालिक के साथ। हाँ। इसमें बिल्कुल हुकूमत के इक़दाम होंगे, हुकूमत की पहल होगी, लेकिन बात ये हम बार में कहता हम रूमर्स की तरफ जो तवज्जो देने के बजाय हम जो अमली जो काम हो रहे हैं उस तरफ तवज्जो दें, उस तरफ देखिए कि एक शख्स या एक मुल्क का हुक्मरान या एक मुल्क का बादशाह हमारे मुल्क के लिए क्या सोचता है, या हमारे मुल्क के हुक्मरान जो क्या उनसे बातचीत करें, उनको फोकस करें, हम तवज्जो लोगों की तवज्जो उस तरफ दिलाएं कि क्योंकि आज ज़माना ऐसा हो चुका है कि हर बात जो है उसको नेगेटिव लिया जाता है। पॉजिटिव थोड़ी सी पहल हो उस तरफ हम तवज्जो दें ताकि पॉजिटिव चीज़ है क्या, इसमें बेहतरी क्या है। हम सब चाहते हैं हमारे मुल्क की बेहतरी हो, मुल्क की बेहतरी हो, ताकि हम आज रोना चीनी 200 रुपये किलो होगी, आटा महंगा हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे वक्त की जो हुकूमत है वो क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, क्या इरादा रखती है, क्या सोच रही है या क्या पहल कर रही है, उस तरह हमारी तवज्जो है ही नहीं। हम सिर्फ नेगेटिव की तरफ नेगेटिव मामला तो हल करेंगे। इस तरह हमें खुद को अपने आप में अच्छाई की तरफ सोचना होगा, बेहतरी की तरफ सोचना होगा, बेहतरी की तरफ पहल करनी होगी। सब चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, अच्छी चीज़ की तरफ भी हमें गामजन होने की या उस राह पर गामजन होने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे पास वक्त हुकूमत इसहाक डार साहब ने जो फरमाया है कल, उसके बाद में क्या होगा, बेहतरी क्या आएगी, किस तरह आएगी, उस तरफ हम सोचने को तैयार है नहीं। हम सिर्फ नेगेटिव की तरफ बार बार सोचते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए अगर हुकूमत अच्छा काम करी, उसकी जो पैरोकारी है, उसकी जो पहल है उस पर हम नज़र रखें क्या अच्छा होने जा रहा है। तो इस तरह इसहाक डार साहब ने फरमाया, बिल्कुल ठीक फरमाया। अगर हुकूमत अमेरिका के साथ ट्रेड या कारोबार के मामले में पहल करती है तो एक अच्छा अमल है, मुल्क में तरक्की होगी, इसमें कोई मुखालत है। लेकिन हम जो हमारे पास मजहबी सियासी पार्टी उनकी तरफ मुखालत करते रहेंगे या जो अना पर्सन जो लोग उसमें मुखालत करते रहेंगे, इसमें बेहतरी नहीं आएगी। बेहतरी उसमें आएगी जो जिसमें पहल होगी, अच्छा काम होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि एक और खबर ये है कि वफाकी वजारतों का साइबर सिक्योरिटी निज़ाम कैसा है। इसकी ऑडिट जो है वो मुकम्मल हो गई है। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइबर सिक्योरिटी फॉर डिजिटल पाकिस्तान के तहत 15 वजारतों, डिवीजन और इदारों का ऑडिट जो है वो मुकम्मल कर लिया है। दस्तावेज़ के मुताबिक अब तक 800 से ज़ायद साइबर हमले नाकाम बनाए जा चुके हैं। हमलों से बचाव के लिए 60 साइबर सिक्योरिटी एडवाइजरीज जारी की गई हैं। नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कायम की गई है, जबकि वफाकी सूबाई सतह पर 56 तरबियती सेशंस मुकम्मल हो चुके हैं। खुसूसी तरबियतें, 15 से ज़ायद वर्कशॉप्स और फिर इसके अलावा जो है दीगर चीज़ें भी जो है वो मुनक्किद की गई हैं। साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक 15 गाइडलाइंस जारी की गई हैं और यूनिवर्सिटीज़, थिंक टैंक्स और सिक्योरिटी फर्म्स के साथ 20 मुआहदे जो हैं वो किए गए हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को आज़ाद भाई कि ये वफाकी वजारतों का साइबर सिक्योरिटी निज़ाम जो है उसकी ऑडिट मुकम्मल होगी? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इस वक्त मामला सब कुछ साइबर पर जा रहा है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए उसको ख़त्म करने के लिए तमाम ममलक में बड़ी पहल हो रही है। लेकिन हमारे पास देखा जाए सन में मजमूई तौर पर मैं आपको बता दूँ, अगले पीर के रोज़ की रिपोर्ट है, हमारे पास 24,446 जो है दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं।
लेकिन हमारे पास जो है ये महकमा मोहसिन नकवी साहब का है। मोहसिन नकवी साहब इस महकमे में बेहतरी लाने की बड़ी कोशिश करें। वफाकी वज़ारत दाखिला की मातहत आता साइबर क्राइम, और साइबर क्राइम एक एजेंसी बन चुकी है, इदारा मुकम्मल तो वक्त बाख्तियार इदारा बन चुका है। लेकिन उनकी जो अफसर उनका कहना है हमारे पास स्ट्रेंथ जो है वो कम है। हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास नफरी जो है वो 24,446 केस अगले पीर की बात बता रहा हूँ, उस रिपोर्ट हुए थे, दरख्वास्त हुई थी उसमें, लेकिन वो स्ट्रेंथ कम है उनके पास। जो साइबर पर काम करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसकी तहकीकात करने के लिए अफसरान का फुकदान है। बाकी दुनिया में एक उसूली तौर पर इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर पर काम करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में इस पर बाकायदा काम हो रहा है, हमारे पास काम हो रहा है। लेकिन इसमें बेहतरी लाने के लिए कुछ क्या कहते हैं, मजमूई तौर पर जो अफरादी सलाहियत है वो कम है। उस इनफरादी सलाहियत को बेहतर करने के लिए हमारे पास इदारे में उन अफसरान की ज़रूरत है जो अफसरान इस पर जिनका अबूर हासिल है या काम कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो साइबर क्राइम का जो मामला है वो पूरी दुनिया में तरजीहात के तौर पर देखा जा रहा है, उसको हल करने की कोशिश की जा रही है, उसको रोकने के लिए उस पर इक़दाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे पास भी इस अमल की इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है ताकि हमारी हुकूमत भी इस मामले पर जो खास तौर पर साइबर क्राइम में अफसरान का फुकदान है उसको ठीक करें, नफरी का फुकदान है उसको ठीक करें। और जो खास तौर पर साइबर क्राइम किस तरह मुझे एक अफसर ने बताया, हमारे पास ऐसे केस आ रहे हैं जो हम देख कर खुद हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा है। उसने कहा, मुझे बताया कि हमारे पास ऐसी वीडियोज़ हैं या ऐसी तस्वीर हैं जो हम सोच कर भी उसको देख कर भी हैरान हो जाते हैं इसकी तहकीकात हम किस तरह करें। क्योंकि उसने मुझे ये बताया इसमें कई ऐसे ख़ानदान, अच्छे खासे ख़ानदान, वो हमें पैसे ऑफ़र करते हैं, पैसे लो मेरे में, हमारी इज़्ज़त बचाओ, जान छुड़ाओ। लेकिन हमारे पास अफसरान बकौल अफसरान के, हुकूमत की नहीं, अफसरान के बकौल के उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ जो होती है अफसरान की काबिलियत होनी चाहिए, उस तक तहकीकात करनी चाहिए, वो स्ट्रेंथ नहीं है। इनका दफ्तर बिल्कुल गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, जौहर चौराहे की बिल्कुल आगे है, लेकिन वहाँ दफ्तर कई ऐसी शिकायतें आती है, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल, व्हाट्सअप का गलत इस्तेमाल, फेसबुक का गलत इस्तेमाल, मुख्तलिफ़ किस्म की शिकायत उनको मौसूल तो हो रही है, लेकिन स्ट्रेंथ का फुकदान है। इसलिए वफाकी हुकूमत को ख़ास तौर पर हमारे जो है मोहसिन नकवी साहब, इनको इस मामले पर उन अफसरान के जो गिले शिकवा है उनको सुनने की ज़रूरत है, तो उन मामले को हल करने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक हुकूमत कोशिश कर चुकी है। उनका अफसरान का कहना है कि हमें जो मुख्तलिफ सहूलियात मैसर होनी थी या फ़राहम करी हुकूमत को, वो हुकूमत फ़राहम करी है, लेकिन उसके बावजूद जो खास तौर पर अफसरान का फुकदान है स्ट्रेंथ को पूरी करने के हवाले से, वो पूरी करनी होगी। उसके बाद हम इस तहकीकात के अमल के या साइबर क्राइम को रोकने के हवाले से या इसको आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी दुनिया के मालिक में जो आपने जो बताई इस तरह की जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, उन्होंने ये इक़दाम उठाए या कार्रवाई की है, वो तो बेहतर है, लेकिन हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना पड़ेगा हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, हमारे सूबे में क्या हो रहा है, हमारे कराची में क्या हो रहा है। इस पर भी हुकूमत को ज़रा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जब दीगर मुल्क में ऑडिट होती है, सब कुछ होता है, मामला हल होने की तरफ गामजन होते हैं या हल होने की कोशिश की जाती है, तो हमारे पास भी हल करने की कोशिश की जाए और उन मामला को बेहतर करने की भी कोशिश की जाए, ताकि हमारे पास जो साइबर क्राइम की केस है उनको किस तरह निपटाया जाए, किस तरह हल किया जाए। सही, चलिए जी अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और अगली खबर जो है वो कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान की दवासाज सनत की बरामदात में तारीखी इजाफा हुआ है और ख़ुद के किफ़ालत की जानिब जो है वो अहम पेशरफ्त ये जो है सामने आई है। अच्छा जी, SIFC की बदौलत मुल्की फार्मास्यूटिकल सनत की बरामदात $457 मिलियन तक जो है वो पहुँच गई हैं, जो ख़ुद किफ़ालत की जानिब एक मजबूत कदम है। रवा माली साल में फार्मास्यूटिकल, सर्जिकल, ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और तिब्बी आलात समेत जो है थेरेप्टिक मसनूआत की बरामदात का जो हजम है वो है $909 मिलियन तक रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा, पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन के मुताबिक माली साल 2025 में हुकूमत की मुनासिब कीमतों की पॉलिसी के बायस फार्मा बरामदात में 34% इजाफा देखने में आया है। चेयरमैन PPMA ने वजाहत की है कि हुकूमत की कीमतों की डी रेगुलेशन की पॉलिसी बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक है, जिससे सरमायाकारी और पैदावार में इजाफा हुआ है। जी आज़ाद भाई। बिल्कुल, मैं खुद इस वक्त अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा हूँ गले की खराश की वजह से, लेकिन पता नहीं कि डॉक्टर जो अद्वियात लिखते हैं वो उसका नाम एक होता है, उसका कलर चेंज होता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि हमारे पास ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो मौजूद है ख़ासतौर अद्वियात के हवाले से, लेकिन जो सूरत हाल मुल्क में है इस वक्त अद्वियात की, उस तरह पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो उस तरह काम नहीं कर रही जिस तरह काम होना चाहिए, जिस तरह कार्रवाई करनी चाहिए, जिस तरह उस पर होना चाहिए। बाकी अद्वियात का फुकदान है, उस हवाले से आपने दुरुस्त फरमाया कि हर स्टोर पर आप जाएंगे, ये गुज़िश्ता चंद सालों से ये सूरत सामने आ रही है कि डॉक्टर आपको अद्वियात एक लिख कर देते हैं, आप जाएँ स्टोर पर
तो स्टोर वाले कहते हैं कि हमारे पास जो अद्वियात मौजूद है इसका मुतबादल अद्वियात ये है या ये ख़रीदें, ये ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है, ये टैक्स पीरियड है या टैक्स पीरियड नहीं है। लेकिन ये मामला आम लोग जो इस्तेमाल अद्वियात करते हैं उनका नहीं है, ये वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अद्वियात के मामले में क्यों अद्वियात का फुकदान है, क्यों अद्वियात जो है सप्लाई जो है मार्केट में नहीं की जा रही है, उसके पीछे क्या रुकावट है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त भी अद्वियात का फुकदान, अद्वियात के मामले बेहतर करना तमाम ज़रूरत है, क्योंकि आजकल हर इंसान जो अद्वियात का इस्तेमाल करता है, चाहे बुखार हो, ज़ुकाम हो, नज़ला हो, कौन सी बीमारी हो, हमारे पास कई ऐसी बीमारियाँ उनकी अद्वियात का फुकदान है। लोग आजकल सूरत ये बन चुकी है कि हमारे पास लोग ऑनलाइन अप्लाई करके बाज़ाब्ता तौर पर बैरून मुमालिक से अद्वियात की जो है वहाँ से मंगवा रहे हैं। आज इस वक्त कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो हमारे पास इस वक्त तक जो है उनका क्लियरिफिकेशन नहीं हो चुकी है कि बीमारी है कौन सी। लेकिन लोग डॉक्टरों के जो मुआलज हैं उनके कहने पर या उनकी जो राय आमा पर कोशिश करते हैं कि इसको बेहतर कैसे किया जाए या कैसे इसका हल निकाला जाए, उनकी राय जो होती है उस पर या उनकी तजवीज़ पर अमल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूरत ये है कि हमारे पास वक्त हुकूमत और ख़ास तौर पर बार बार कहते हैं हमारे पास इदारे जितने बने हुए हैं हुकूमत के मातहत काम करते हैं, लेकिन हुकूमत को वो आंख दिखाने के चक्कर में या उनको लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। लेकिन इदारे हमारे पास कोई इदारा ऐसा नहीं है जो इदारा काम करने को तैयार हो। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत यौम आज़ादी और मार्का हक की तक़रीबात के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास हुआ। अब इस इजलास में सूबाई वज़रा सैयद नासिर हुसैन शाह, सईद गनी, जुल्फ़िकार शाह और मामून खास भी शरीक हुए हैं। तो इजलास में फ़ैसला किया गया है सरकारी इमारत, सड़कों, बसों और ट्रेनों, मार्केट्स और दीगर अवामी मुकामात को कौमी परचम और रोशनियों से और बैनर से सजा दिया जाएगा। तो आज़ाद भाई कैसे देख रहे हैं कि अब जो है वो सिंध हुकूमत का जो है वो ऐलान सामने आया कि भाई जश्न आज़ादी जो है वो जोश खरोश से मनाया जाए, और इससे पहले जो है गवर्नर सिंध कामरान जसौरी साहब जो हैं इसका बाकायदा तौर पर ऐलान भी कर चुके कि इस दफ़ा जी हम 1 अगस्त से लेके टिल 14 अगस्त तक वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे। जी बिल्कुल, ये फैसला वफाकी हुकूमत का है। इस फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए सूबाई हुकूमतें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कमेटियाँ बनाई है। सिंध हुकूमत की जो कमेटी है उसका सरबराह शर्जील मेमन साहब हैं। जो मोरका हक ये माह जो पूरा मनाया जाएगा 1 अगस्त से 14 अगस्त तक, और 15 अगस्त को में शहादत अली करम वजह। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी जो बनाई है उस कमेटी में नासिर शाह, सईद गनी से जुल्फ़िकार शाह जो वज़ीर सकाफ़त सियाहत हैं वो भी हैं, मुख्तलिफ़ महकमों के वज़रा भी हैं, चंद नहीं सारे महकमे इसमें शामिल है, जिस महकमा स्पोर्ट्स भी है, महकमा जिसको खेल कहा जाता है, जिसके वज़ीर सरदार मोहम्मद मेहर साहब हैं। उन्होंने कहा कि 14 अगस्त तक जो हम खेलों को फ़रोग़ दिलाने के लिए हम बाद खेल कराएंगे, मुख्तलिफ़ मलाखड़े, कोडी कबड्डी, ये मुख्तलिफ़ खेल जो कराएंगे, तो वो भी उन्होंने फैसला किया हुआ है। इसके साथ साथ वज़ीर सकाफ़त सियाहत जो जुल्फ़िकार शाह है उन्होंने फरमाया है कि हम जो है यहाँ कराची से खोखरा पार जो बॉर्डर हमारा है वो इंडिया का खोखरा पार 2 है, वो खोखरा पार है, ये खोखरा पार है, सही इसमें अलफ का फ़र्क है। वो है खोखरा पार बॉर्डर जो आगे बढ़ चुका 0 पॉइंट, वहाँ उसको 0 पॉइंट कहा जाए जहाँ से हमारे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो वहाँ तक उन्होंने डेजर्ट ट्रेन जो थर वहाँ से यहाँ कराची से चलाने का फैसला किया, क्योंकि इस फैसला उसने कबल भी कर चुके हैं, 2-3 बार ट्रेन जा भी चुकी है, लेकिन इनका फार्मूला कामयाब नहीं हुआ है। बस सच्ची बात है कि मेरा इलाके में बस वहाँ से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इन्होंने जो इलाके चॉइस किए हैं जो यहाँ से कराची से ट्रेन जाएगी, लेकिन मामला ये है कि वहाँ पर सच बताऊँ लोग घूमने के लिए वहाँ जाएंगे, लेकिन लोगों को बुनियादी सहूलियात किसी किस्म की वहाँ पर मौजूद नहीं है। वहाँ पर अगर पर्ची की वेरी स्टेशन है, वहाँ पर एक थर्ड डेजर्ट बना हुआ है, वो पाक अफवाज की जनाब से वहाँ बनाया गया है। पर्ची दी वेरी जिस तरह थर में जो गड्डी बिठा इसका बड़ी एक टील है, टील के पीछे वहाँ पर मुख्तलिफ हट्स भी हैं, मुख्तलिफ जो बुनियादी सहूलियात भी हैं, लेकिन उस तरह की नहीं है जिस तरह का हमारे पास सियाह वहाँ घूमने चाहिए। इसलिए हमारे महकमा सकाफ़त सियाहत को वहाँ पर तरजीहत की बुनियाद पर उनको किराया अदा करते हैं जो छावनी काट गए। लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ उनको किराया अदा करने के बजाय आप थर के कई से सियाहती मराकज़ हैं, वहाँ पर आप अपने मुख्तलिफ़ तफरी के मुकामत के वहाँ पर जो बुनियादी सहूलत वहाँ फराहम कर सकते हैं, वहाँ पर कर सकते। अच्छा, उसके बाद में महकमा तैलीम है वो स्कूल्स में जो जश्न आज़ादी के हवाले से या कॉलेज वहाँ पर मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम्स का इनकाद करने जा रहे हैं, लेकिन
मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो उस वक्त भी जश्न आज़ादी इंतहाई जोश जज्बे से मनाया जाता था। मैं खुद एक आमतौर बचपन का एक स्टेज का ड्रामों का अदाकार भी रह चुका हूँ बात पढ़ाई के दौर में। लेकिन कहने का मकसद ये हमारे पास ये पहले चीज़ें थी। हाँ। अब उनको जो है इस वक्त जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या आने के बाद में उनको जो है हुकूमती सतह पर फ़रोग दिलाने के लिए इक़दाम तो किए जा रहे, कोशिश की जा रही है। लेकिन ये अच्छी पहले हुकूमत वफाकी हुकूमत को फॉलो करे, मुआर का हक बनाने के हवाले से करिए, लेकिन हुकूमत को इसके लिए मुस्तकिल बुनियाद पर ऐसे जो योम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जब ये जश्न आज़ादी जो है डेफिनेटली 1 अगस्त से ही सेलिब्रेट करनी चाहिए और इस दफ़ा जो खुशी है वो बिल्कुल डबल है। तो जनाब जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं, अच्छा जी एक और ख़बर जो है वो हम अभी शो में शामिल करते हैं और ख़बर कुछ इस तरीके से है कि लियारी में इमारत गिरने पर तनकीद जायज़ थी, ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं। ये स्टेटमेंट जी सईद गनी साहब का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जो है वो इस खबर पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक से पहले कि लियारी में इमारत गिरने पर तनकीद जायज़ नहीं थी, जिम्मेदारी कबूल करते हैं, सईद गनी साहब का ऐसा कहना है। इस पे आप क्या कमेंट करेंगे आज़ाद भाई? अब उन्होंने कहा कि ठीक है सही थी तनकीद। जी बिल्कुल, सईद गनी साहब वज़ीर बल्दियात, हाउसिंग और टाउन प्लानिंग है। हाँ, उन्होंने तस्लीम किया है कि हुकूमत की गलती है, क्योंकि हुकूमत गलती इसलिए हुकूमत के मातहत काम करने वाले इदारों ने हुकूमत के फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, जिसके बायस हुकूमत ने ये अमरत गिरी जिसमें इंसानी जानें ज़ाय हुई, ज़ख्मी हुए, लोग बेघर हुए, दरबदर हुए, परेशान हुए, एक बड़ा सानिया हुआ। उसके बाद में सईद गनी साहब ने सिंध असम्बली के फ्लोर पर यानी पूरी जो सिंध की अवाम उनको बता दिया, कराची में सुबह भर के उनको बता दिया कि हमारी गलती है। गलती इसलिए एक इदारे के डीजी ने, खोड़ो साहब ने गलती की, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसके बायस इतना बड़ा सानिया पेश आया। लेकिन सिंध हुकूमत ने अपनी गलती तस्लीम तो कर दी है, लेकिन सईद गनी साहब या सिंध हुकूमत ने बाकी जितनी भी इमारतें हैं जिनको मखदूश करार दिया है या उनको ख़तरनाक करार दिया है जी, उन बिल्डिंगों के हवाले से, बहाली के हवाले से मुख्तलिफ अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स ने बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत को कमिश्नर्स की मार्फत रिपोर्टें अरसाल कर दी हैं। सही। लेकिन उन बिल्डिंगों को जो खाली कराने के हवाले से या उन बिल्डिंगों को मुहदम गिराने के हवाले से किसी किस्म के कोई इक़दाम जो किए हैं, किस तरह किए जाए, उस पर भी अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। बाकी ये मामला है कि अगर मैं कहूँ मैं जिस बिल्डिंग में रिहाइश पजीर हूँ, तो कल अगर सिंध हुकूमत बिल्डिंग मखदूश करार देकर उस बिल्डिंग गिराती है, तो उनके जो रिहाइश पजीर मैं रिहाइश पजीर हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा? मैं आम शहरियों की बात कर रहा हूँ कि मैं भी आम शहरी हूँ, मैं कहाँ रहूँगा? उसके लिए सिंध हुकूमत ने क्या इक़दाम किए हैं? एक बिल्डर ने एक पूरी बिल्डिंग बना दी, उसमें नाकस मटेरियल का इस्तेमाल किया, उसने गलत किया, सब कुछ किया, उस बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सिंध हुकूमत ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के चंद अफसरान को मुअत्तल कर दिया या उनके खिलाफ कार्रवाई कर दिया, उनको गिरफ्तार कर दिया, ये तो कर दिया। लेकिन जिस शख्स ने, माफियाज ने ये अमल किया है, जिस शख्स ने, माफियाज ने ये बिल्डिंग बनाई है, उस बिल्डर के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? या जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? या जो आपके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नक्शा जो एनओसी देती है, उसमें हमारे पास मुख्तलिफ इदारे मुलवस होते हैं। अब बताऊँ, मैं आपको हम बार बार कह रहे हैं कि हम बार बार कहते कमिश्नर कराची ने ये कर दिया, केडीए ने ये कर दिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये कर दी। ये इदारे सिर्फ उसके जिम्मेदार नहीं है, लेकिन इदारों जो मैं एक यहाँ पर घर बनाने जा रहा हूँ, तो मुझे घर बनाने के लिए पहले सोचना होगा ये पानी की लाइन जो कनेक्शन वो मुझे कहाँ से लेना होगा, उसकी जो मिल सकती है नहीं मिल सकती है, गैस का जो चूल्हा जलेगा उसके लिए मुझे कनेक्शन लेने के लिए सुई गैस वाले पूछना पड़ेगा यहाँ पर कनेक्शन मिल सकता है नहीं मिल सकता है। बिजली का मीटर लेने के हवाले से, के इलेक्ट्रिक वाले से पूछना पड़ेगा मैं अगर ये घर बना रहा हूँ यहाँ मुझे मिल सकता है नहीं मिल सकता है। अगर मैं वहाँ घर बना रहा हूँ तो वहाँ पर सीवरेज का निज़ाम या पानी का निज़ाम, मुझे पीने का पानी मिल सकता है नहीं सकता है। अगर ड्रेनेज का निज़ाम है वो ठीक हो सकता है नहीं हो सकता है। लेकिन उनसे पूछने के बजाय, उनसे राय लेने के बजाय मैं अपनी मर्जी से घर बना दूँ, कल मैं परेशान हूँ और घर किसी को इजाज़त नहीं हो, कोई एनओसी नहीं हो, तो घर गिर जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूँ इस बिल्डिंग जो गिरी है, इस मामले में के इलेक्ट्रिक, कराची वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन, इसके साथ साथ जो हाउसिंग टाउन प्लानिंग है, जिस महकमे का नाम है महकमा बल्दियात नहीं, महकमा बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग जी, जहाँ पर बिल्डिंग बनती है, अगर ये बिल्डिंग जहाँ पर बैठे ये बनी है, इसमें भी महकमा बल्दियात हाउसिंग टाउन प्लानिंग की इजाज़तनामा उसमें होगा। अगर नहीं होगा तो ये घर कानूनी है।
तो कहने का मकसद ये, हमारे पास जो इदारे काम करते हैं या जिन इदारों की जिम्मेदारी बनती है उन पर मलबा तो डाला जाता है। कमिश्नर कराची ने ये करे, भाई कमिश्नर का मामला है नहीं, ये मामला का महकमा हमारे पास मुख्तलिफ रोजमर्रा की एशिया में बार बार कहता हूँ, हमारे पास इदारे काम करते हैं उन पर हम मलबा डालते ही नहीं है। हम मलबा डालते हैं, अगर मॉर्निंग शो जो गलती मेरी होगी तो हम मलबा डालते हैं, कैमरा मैंने वंड कर दिया, उसने फ्रेम से नहीं रखा, उसने ये नहीं किया। भाई हमारे पास कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए मैं पूरी हमारी जो नेशनल मीडिया है या लोकल मीडिया जो भी है उसको कहता है कीमतों पर कंट्रोल करना कमिश्नर की जिम्मेदारी नहीं, कमिश्नर उसकी निगरानी करेगा। इसके लिए महकमा बना हुआ, महकमा प्राइसेस सप्लाई ब्यूरो, कीमत व रस्त, हाँ। उस महकमे की तरफ कोई निशानदेही करने को तैयार नहीं है। हमारे पास जो बिल्डिंग बनती है उसके लिए हाउसिंग टाउन प्लानिंग महकमा बना, उस तरफ कोई नहीं है। एक केडीए ने कर दिया है, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी ने कर दिया, बल्दियात ने कर दिया। भाई बल्दियात वो इदारे हैं, लेकिन उनके मातहत जो काम करते हैं, जो इन चीज़ों को बनाते हैं या फ्रेम वर्क करते हैं, वो अलग इदारे हैं। उन इदारों की तरफ हम क्यों फोकस नहीं करते हैं? मैं बार बार कहता हूँ, मेरी ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी जानता हूँ। वो अफसर जब एक बिल्डिंग गिर गई उसका पूरा मलबा डाल दिया कमिश्नर कराची पर, सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी पर, ये हो गया। जो अफसर बच रहा है मुझसे सवाल कर रहा है, यार आपका सही काम नहीं करता है। मैंने क्या हुआ भाई? तो उसने कहा भाई ये जिम्मेदारी हमारे महकमे का अफसर ने गलती की है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जो हम गलत काम हम करते हैं हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो गलत काम नहीं करता है, जो उसकी निगरानी करता है, मतलब मैं रिपोर्टर हूँ, गलती मैं करूँ, मलबा डाल दिया जाए ब्यूरो पर, भाई गलती तो मेरी है ना। हाँ, बस जिसकी गलती हो ऑब्वियसली वो अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट करें। मेरे जो कोलीग्स रिपोर्टर्स हैं उनसे भी कहता हूँ भाई मुतल्लिक़ के जो इदारे मलबा डालो, जो इदारे काम करते हैं, जिसका काम है उस पर कमिश्नर कराची ने ये कर दिया, डीजी बिल्डिंग अथॉरिटी ने ये कर दिया। भाई उनकी जिम्मेदारी बाद में बनती है, पहले जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी बनती है। अगर ब्लेंडर मैं कर रहा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे खिलाफ कार्रवाई की जाए ना, बाकी उन्हें क्या कर बिगड़ा। सही, तो इस तरह होता ही नहीं है। ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस पूरे फ्रेमवर्क को ठीक करने के लिए हमारे पास पूरा शेप बनता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक पूरा सिस्टम होता है, एक पूरे सिस्टम के तहत जो है वो सारी चीज़ें मूव ऑन होती हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यह वक्त हुआ है हेडलाइंस ब्रेक का, और जब हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके साथ करेंगे ढेर सारी बातें। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब आज है वीकेंड और वीकेंड वाइब्स, और ज़्यादातर लोग जो है रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ठेलों के खानों की, क्योंकि प्रॉबेबली ऑब्वियसली कुछ लोग ना ठेलों के खाने बड़े शौक से खाते हैं। तो आज वीकेंड है तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आज ये सोच रहे होंगे कि वो डेफिनेटली किसी ऐसे शख्स के पास से चाट खाने जाएंगे या कोई चीज़ खाने जाएंगे। तो आज इसका हम जिक्र करते हैं और ये जानते हैं कि जी ठेलों के खाने कितने मज़ेदार होते हैं और इनका जो टेस्ट है वो कितना ज़बरदस्त होता है। लोग बड़ी तादाद में जाते हैं और ठेलों के खाने खाते हैं और इन ठेलों के ऊपर खड़े होते हैं और वहाँ पर आपने देखा होगा कि एंजॉय करते हैं और बहुत मज़े के खाने जो होते हैं वो ठेलों के होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ महविश हैं, शेफ़ महविश, और हमारे साथ हैं शेफ़ किरण। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आप बताइए महविश कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, और ज़रा बताएं कि ठेलों के खाने इतने मज़ेदार होते हैं, इतनी तादाद में लोग जाते हैं ठेलों के खाने खाने, तो क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है ठेलों के खानों में और बाकी जगह के खानों में? सबा अभी लास्ट मेरे ख्याल से दिसंबर में हमारा एक शो हुआ था एक चैनल के साथ, जिसमें हमने सर्वे किया था। और सदर जो है ना बेसिकली कराची की बहुत बड़ी मार्केट है जो कि स्ट्रीट फूड पे मबनी है। तो वहाँ पे जो सर्वे किया तो हमें 3 बातें जो हैं वो पता चली। उसमें नंबर 1 बात ये थी कि एक तो बहुत अबाव अजदाद नस्ल दर नस्ल चले आ रहे हैं जो कि बेसिकली वो ठेलों के खानों पे काम कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2 ये होता है कि वो हाइजीनिक फूड हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन वो फ्रेश इंग्रेडिएंट पे काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें असल होता है कि धूप हवा जो होती है ना वो जल्दी से सब्जी या जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको खराब करती है, चाहे वो दही है, सब्जी है, कोई फल है, जिस पे भी काम हो रहा है। सही, दही बड़े बन रहे हैं, छोले बन रहे हैं, हलीम बन रही है, कुछ भी है ना, तो वो जल्दी से जो है वो फौरन एकदम से जब अगर धूप लग रही होती है या हवा लग रही होती है तो वो ख़राब होती है ना, इसलिए वो फ्रेश फूड यूज़ करते हैं। नंबर 3 बात ये होती है मशहूर होने की, स्ट्रीट फूड जो है ना वो होता ये है कि जो लोग भी जाना आना कर रहे हैं वो एकदम जल्दी में होते हैं। ठीक है, उनको भूख लगी हुई होती है। देखिए आप घर में हैं, किसी रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो होता ये है कि वहाँ पे सुकून से बैठ के खाते हैं तो शायद उस तक भूख जो है वो 10% 20% कम हो जाए। वहाँ पे इतनी हलचल मची हुई होती है कि वो कैरी फूड या जो हैंड कैरी फूड्स होती है उसको ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से महविश ने बात की ना कि कुछ जो इस तरह के कॉर्नर्स होते हैं, कुछ फूड कॉर्नर्स ऐसे होते हैं, कुछ कार्ट्स ऐसे होते हैं
या कुछ ठेले ऐसे होते हैं जो कि नस्ल दर नस्ल होते हैं, फिर वो ठेले फिर वो कहलाते हैं, वो फूड पॉइंट्स ही कहलाते हैं, और वो लोगों को पहचान होती है उनकी, और उन्होंने एक रेस्टोरेंट की शक्ल इख्तियार की हुई होती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं ठेलों के खानों की, जो कि बड़े मज़ेदार होते हैं, जिनकी चाट बड़े मज़ेदार होती है। आपको चलते फिरते कोई ठेले वाला नज़र आएगा या कोई कहीं खड़ा होता है कोई, तो आप उससे जाते हैं और खाने खाते हैं। किरण, आप ज़रा बताएं। जी बिल्कुल, मैं एग्री करूँगी। और जैसे महविश ने कहा कि ये आबा व अजदाद से चला आ रहा है, ये बिल्कुल ऑनेस्ट बात है। हाँ। अब हम फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हम वाटर पम्प की छोले की चाट जो कहते हैं, वाटर पम्प की चाट, वो बड़ी मशहूर है। तो जो जिस साहब ने जो ठेला जो लगाया था वाटर पम्प की चाट का, मैं एक्चुअली उसी एरिया में रहती थी, तो हमने भी बड़ी खाई है वो चाट। तो उसका फ्लेवर, जायका, अब वो रहे ना रहे, लेकिन उनके नाम से जो है ना वो एक पैटर्न चला आ रहा है कि जी वाटर पम्प की चाट, इसके साथ तरबूज का शरबत, वाटर पम्प अंचोली की चाट और वाटर पम्प का तरबूज का शरबत, ये चल रहा है। बंस रोड के आप कहना चाहिए वहीद के कबाब, ये सारे ठेले वाले थे जो कि अब जाके रेस्टोरेंट की शक्ल में इख्तियार कर गए हैं। सही। अच्छा, मज़ेदार लगने की सूरत यही है कि वो बंदा खुद फ्रेश माल लेकर आता है, फ्रेश बनाता है, क्योंकि उनके पास रखने का फ्रीज़र ये वो इंतज़ाम नहीं है। तो वो एक क्वांटिटी लाता है कि भाई मुझे इतने किलो लेकर आना है, इतने किलो बेच के मुझे चले जाना है। रखने का उसके पास कोई होता नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए भी हमें मज़ेदार लग रही होती है। हाँ, हाइजीनिक नहीं होता अब, क्योंकि अवेयरनेस लोगों में बड़ी आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है, तो अब मैं देखती हूँ कि ठेले वाले भी जो है ना वो ग्लव्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो अच्छे मशहूर हो चुके हैं। तो ये एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन फिर भी होममेड से बेहतर तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो जायके हमें जो है ना वो ऐसे मिलते नहीं हैं। हम कहते हैं ना जी वो वाला जायका नहीं आ रहा, तो वो वही बात होती है कि उसके हाथ का जायका प्लस उनके इंग्रेडिएंट का जायका इसलिए भी आता है। वी ऑलवेज टॉक अबाउट दिस कि जो ठेलों के खाने होते हैं उनकी रेसिपी से किसी को एतराज़ नहीं है, वो बड़ी मज़े की होती है, बिल्कुल उनकी रेसिपीज़ अच्छी होती हैं, लेकिन उनके बनाने का जो तरीका होता है वो डेफिनेटली हम सबके लिए थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि हम लोग कहते हैं कि जी ठीक है, यहाँ पर हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ठेलों के खानों की, और ठेलों के खाने कितने मज़ेदार होते हैं और लोग किस तरीके से जो है वो एंजॉय करते हैं, तो इस हवाले से महविश हमारे साथ हैं। महविश, ज़रा ये बताएं कि आपने लास्ट टाइम जो है कब खाया था ठेले से लेके, और चाट खाई थी या फिर आपने क्या कौन सी मज़े की चीज़ खाई थी, ये ज़रा बताएं। चना चाट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे मैंने अब तक बताया कि हम लोगों ने 6 महीने पहले एक सर्वे किया था। हाँ। वहाँ पे हर चीज़ ट्राई किया, जैसे ठेले पे जो भी, जैसे चना है, उसके अलावा बर्गर्स होते हैं, बर्गर्स नहीं होते, बन कबाब्स होते हैं, बन कबाब होते हैं, हाँ, वो है। उसके अलावा ये चीज़ें जो है मुझे देखने में ये नज़र आया कि जब हम घूम रहे थे, फिर रहे थे और थक भी रहे थे, तो बार बार खाने में उसको मज़ा भी आ रहा था, एंजॉय कर रहे थे। गोलगप्पे, अच्छा ठीक है, पानी कहाँ किधर घूमने गए हुए थे? घूमने नहीं गए हुए थे, हमने चैनल पे सर्वे किया था। अच्छा, चैनल के लिए एक चैनल सही हमने सर्वे किया था, और उसमें ये था कि जैसे सदर की उसमें कितने % लोग जाते हैं ठेलों के खाने खाने के लिए? बहुत, मेरे ख्याल से 80% लोग ठेलों के खाने खा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो अवाम है ना, मेजॉरिटी वो मजदूरों पे मुश्तमिल है। अच्छा। और निचले तबके पर मुश्तमिल है, जो कि मुतवस्सित घरानों पर होते हैं, तो वो लोग ज़्यादातर उनके लिए रिजनेबल होते हैं ये। सही। जो, और ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत गंदगी से बने हो, क्योंकि बहुत ठेले ओवरऑल आप लोगों ने पूरे कराची में सदर किया था, ये एक मखसूस जगह का सदर की स्ट्रीट फूड जितनी भी ना, सबसे बड़ी स्ट्रीट फूड है। अच्छा, एक जगह का आपने किया हाँ, था। अच्छा, बात वो ये ना, क्योंकि कराची में जो है वो मुख्तलिफ इलाके हैं, कराची में मुख्तलिफ एरिया हैं, हाँ। और अब आप देखें कि जितने हाई फाई रेस्टोरेंट अब खुल गए हैं, तो मैं थोड़ा सा, मेरे लिए वो थोड़ा सा ये था कि मैंने कहा है अगर एक जगह का सर्वे होगा ना, क्योंकि वैसे जो सदर का इलाका है ना, वो इलाका है ही ऐसा कि वहाँ पर जो इस तरह का जो तबका है, मजदूर तबका ज़्यादा है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली हम जिस एरिया में रह रहे होते हैं उस एरिया का एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर ओवरऑल कराची के हवाले से बात की जाए तो कराची में लोग खानों के इतने शौकीन हैं कि आप महंगे से महंगा रेस्टोरेंट खोलें, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि उन्होंने सबसे पहले जो है वो महंगे रेस्टोरेंट में जाना है। और खाने के लिए लोगों को अब इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि उनको ये पता होता है कि हमने कौन सा खाना कहाँ से लेना है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करके जो है ना वो इंस्टा रील बना रहे होते हैं कि जी हमने यहाँ से खाना खाया और यहाँ खाने में ये प्रॉब्लम थी। चले जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो जी बात हो रही है कि ठेलों के जो खाने होते हैं वो कितने मज़ेदार हैं और आवाम जो है कितने मज़े से जाते हैं और यहाँ पर ठेलों के खाने खाते हैं। और बस वीकेंड जब आ रहा होता है तो लोग ये सोच लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर उनके फेवरेट पॉइंट्स हैं और कहाँ से जाके उन्होंने ये ठेलों के खाने खाने। अच्छा महविश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने थोड़ा टाइम पहले जो है ये सारा कुछ खाया था, तो ये कितने टेस्टी होते हैं और किस तरह से ये लोग बनाते हैं, इनकी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त होती है और लोगों को ये सब कितना फैसिनेट करता है ठेलों के खाने, मतलब कितनी तादाद में लोग जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, ज़ाहिर बूढ़ों के लिए तो नहीं इतना सेहतमंद है, लेकिन कितने लोग जाते हैं
ठेलों के खाने खाने? ठेले खाने मैंने जैसे बताया पहले भी कि 80% मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो कराची में रेस्टोरेंट्स हैं और हर जगह है ना, लेकिन असल वजह जो इसकी होती है कि वो जब उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो एक तो रीजनेबल है, ठीक है। अब एक बर्गर अगर 500 का मिल रहा है और यहाँ पे यही बर्गर अगर 100 रुपए का, तो बहुत ज्यादा फर्क है ना, 400 का फर्क है। तो वो अगर उनको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को जैसे हाइजीन का नहीं पता होता, अवेयरनेस नहीं होती है, तो वो लोग तो जाहिर सी बात है खा ही रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, स्कूल से बच्चे निकले आप देखेंगे बाहर ठेले। हम तो ठेलों के खानों के मज़ों के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि कितने स्पाइसी होते हैं, कितने मज़े के वो बना के देते हैं, वो इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसलिए बना के देते हैं, ये सारी बात हमने पहले भी कही, जैसे कि वो पिछले जो स्पाइस चले आ रहे हैं ना उनके दादा के ज़माने के, वही सब उसको यूज़ कर रहे हैं वो। अच्छा, इनके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो रिपीट नहीं होते हैं, मतलब वो जो रेसिपी चली आ रही है ना उसी रेसिपी पे काम करते हैं। इनके कोई क्वांटिटी, कोई फॉर्मूला नहीं होता। वो जो भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं या जो भी मेथड इस्तेमाल करते हैं वो उनका मतलब हाथ के साथ, मतलब ये है कि जैसे कहना चाहिए कि अंदाजे से करते हैं, अंदाजे से करते हैं। सही है। जैसे हलीम में अगर हलीम बनाना है उन्होंने, या बर्गर बनाना है, या बन कबाब बनाना है, या गोलगप्पे बनाने हैं, या चना चाट बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है, तो उसको वो बस हाथ से बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स होते हैं ना जहाँ पे कुक्स होते हैं, शेफ्स की बात नहीं करी, कुक्स की बात करी, वो लोग भी अंदाजे से करते हैं, इसलिए उनके खाने टेस्टी होते हैं। कुछ हाथ की बात भी होती है कि उनके हाथ में टेस्ट होता है। और वही बात आ गई कि जो खाने वाले हैं वो चल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, तो उनको खाना अच्छा लग रहा होता है, तो मज़े का अगर है, अब वही चीज़ आप घर ले आए तो आपको टेस्टी इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी। अच्छा, किरण की बात सही है कि ठेलों के खाने आप घर लेके आए तो इतने मज़े के नहीं लगते, वहीं पर अगर आप ताज़े खाएं तो मज़े की बात होती है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे चना चाट लेकर आओ, पैक करा के घर ले आओ, वहाँ पे बनी हुई और घर में आने के बाद उसका टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। सही, तो ये बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि आप कभी कभी सिर्फ फूड इंजॉय नहीं करते बल्कि कंपनी भी इंजॉय कर रहे होते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो वो आपकी मेमोरी बन जाती है कि जी हमने फलानी जगह से गोला गंडा खाया था, हमने चाट खाई थी, तो एक मेमोरी भी होती है जो कि आपको और ज़्यादा चीज़ों को टेस्टी बना देती है। अब जैसे हमारे पास जो कदीम ज़मानों से जो चले आ रहे हैं कुछ लोग, जैसे यादगार फिश वाला बड़ा ही मशहूर है, उसकी शॉप भी होगी, लेकिन वो ठेले से शुरू हुआ था वो फिश वाला, और एक आवाम उसके पास पहुंच जाया अब तो उसके पास इतना रश है कि टाइम नहीं होता जी वो। लेकिन हमें याद है कि 90s बचपन से हमारे अब्बा वो ना फिश का थैला एक उठा के ले आया करते थे कि जी वो फलानी जगह की फिश है, जी इस जगह की ये चाट है, इस जगह का ये आइटम है, तो होता था ये। और फैमिलीज एंजॉय करती थी ठेलों वाले खाने भी। अब ऑफ कोर्स क्योंकि बीमारियां और इतनी सब चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, तो अब जो है ना कुछ फैमिलीज ख्याल रखती हैं कि कोई जो साफ जगह उनको लगती है, फील करते हैं कि भाई हाइजेनिक तरीके से बना रहे हैं, ग्लव्स भी पहन लेते हैं। जैसे मैंने कहा अब अवेयरनेस लोगों में आ रही, तो ठेले वाले भी इन बातों का ख्याल रखते हैं। बहुत सारी खवातीन बाहर निकल आई हैं कि वो कार्ट लगा रही हैं, ठेला लगा रही हैं, तो अवाम उनके पास भी पहुंच जाती है सपोर्ट करने के लिए भी। और पता है कि खातून है तो बेहतर तरीके से बनाया होगा, बना ही रही होंगी। मैंने खुद देखा है, वी लिव एट गुलशन साइड, तो वहाँ पे कई खवातीन ने वहाँ पे अपने कार्ड लगा लिए, कोई चाइनीज़ का है, कोई वॉफिल का है, कोई छोटे बच्चे जो हैं जैसे यूनिवर्सिटी पास किए हुए हैं तो उनको कोई सपोर्ट अपनी फैमिली को कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने कार्ड लगा लिए। तो हम भी चाहते हैं उनको सपोर्ट करने, और वो हमें पता चल रहा होता है ग्लव्स वगैरह पहन के सफाई से आराम से, अच्छी फैमिलीज के बच्चे हैं तो वो काम कर रहे हैं। सही। चले जी, किरण जो है वो कुछ बना के भी लेके आई है। किरण जी ये क्या है? ये मैंने कहा कि चले क्योंकि अब ठेले वाले खाने की बात हो रही है तो मिक्स जो दही बड़ा चना चाट होती है वो ले जाते हैं। ये वैसे तो होममेड ही है, लेकिन हमने इसको डिस्कस करना है एज अ चना चाट के बड़ी फेमस होती है। कैसे बनती है जी चना चाट? हाँ जी, चना चाट हमने बहुत ही सिंपल इसकी रेसिपी है। हमने माश की दाल ली, मूंग की दाल ली, इसको हमने सोक करके रखा 3 से 4 घंटे 5 घंटे, और उसको हमने पीस लिया कुछ मसालों के साथ। उसके हमने पकौड़े बना लिए, फ्राई कर लिया, ठीक है। फिर उसको हमने पानी में डिप कर दिया, पानी में डालने से थोड़े से फूल जाते हैं, और फिर हमने उसका पानी स्क्वीज आउट कर लिया। साथ में आप वाइट चने ले लें बॉईल करके, या ब्लैक चने ले लें, ठीक है, हेल्दी ऑप्शन दोनों ही हैं, वो बॉईल करके ले लें। अब आपने असेंबलिंग करनी है, असेंबलिंग में हमने डाल दिए ब्लैक चने, हमने ये दही की जो हमारी बड़े हैं ये डाल दिए। दही आपने इसमें थोड़ी सी शुगर आपने ऐड करनी है, कर लें, नहीं अगर आपको पसंद तो बगैर शुगर के आप सिर्फ सॉल्ट डाल के हल्का सा उसको फेंट लें दही को। असेंबलिंग कर लें सब चीज़ों की, पहले मैंने दही की फुल्कियाँ लगाई, फिर चने डाले, फिर दही डाली, फिर उसके बाद प्याज, टमाटर, हाँ इमली की चटनी जो उसको चटखारा देगी, सबसे मज़ेदार इमली की चटनी, फिर हरी चटनी एक होती है वो डाली। उसके बाद हमने इसका चाट का मसाला डाला, नमक डाला थोड़ा सा, और हमने असेंबल कर दिया इसको। दही थोड़े से आपने हरी मिर्च डालनी डाल दें, आपने धनिया डालना है, कुछ आप ड्रेसिंग आपके अपने ऊपर है। और साथ में आखिर में डाली पापड़ी,
पापड़ी के बगैर तो चाट अच्छी लगती नहीं है ना। तो ये आ गई हमारी चना चाट की प्लेट तैयार। ये हो गई जी चना चाट की रेसिपी। और चना चाट जो होती है ना बड़ी मजे की लग रही होती है, आप यकीन करें। मुंह में पानी आ गया बताते बताते। हाँ वही ना, बनाने में भी इतनी मजे की होती है और खाने में भी इतनी मजे की होती है। जी आप भी कोई रेसिपी बता दें हमें, कोई ऐसी जो आपने किसी ठेले पे खाई हो और आपको याद रहेगी और रेसिपी, और आपको पता हो कि ऐसे अच्छी बन सकती है। अच्छा, मेरे बच्चों को ना सबा पानी पूरी बहुत पसंद है। अच्छा, मुझे भी बहुत पसंद है, वाटर बॉल्स जी। हाँ वो, लेकिन वो बुफे पे जाए तो हम लोगों को ठीक लगता है, लेकिन ये वैसे कि पानी पूरी ठेलों की बहुत मजे की होती है। एक तो बनी बनाई भी मिलती है, जो गोलगप्पे जिसे हम कहते हैं, जो बॉल्स को कहते हैं ना, हाँ। वो तो बनी बनाई भी मिलती है। उसके अलावा उसकी जो चटनी है वो एक बना रहे हैं, अगर आपने इमली और आलू बुखारे की चटनी बनाई हुई है, ठीक है, वो बहुत आसान होती है। मेन इंग्रेडिएंट होता है वही इमली और आलू बुखारे की चटनी, उसी को ही पानी कर सकते हैं आप, मतलब उसको थोड़ा सा थिन करके, और बाकी इसको गाढ़ा कर लेंगे तो वो चटनी आपकी सैम्पलिंग के लिए हो जाएगी। और वो चटनी में ये है कि इमली और आलू बुखारा, नमक और जिंजर पाउडर, और साथ में तिल, और साथ में मगज़, जो चारों मगज़ होता है ना, वो शामिल कर दें, और सौंफ ज़रूर शामिल कर दें, ठीक है। सौंफ जी सही। ये सारा कुछ करके उसको पका लें। पकाने के बाद वो ये चटनी बहुत मज़ेदार सी तैयार हो गई है। वो क्योंकि पल्प होता है इमली का, आलू बुखारे का पल्प होता है, तो वो गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप उसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल दें, ठीक है, तो ये एक बहुत मज़ेदार चटनी तैयार हो गई। अगर आप उसको पानी बनाना चाहते हैं तो उसमें पानी डाल के उसको पतला कर लें, वरना जो पानी पूरी का पानी होता है वो बिल्कुल ही लाइट सा होता है, और उसमें सिर्फ इमली का पल्प होता है, चाट का मसाला होता है और नमक होता है, ठीक है, तो वो एक अलग सा है। लेकिन अगर मैं घर में बनाती हूँ ना, तो मैं ये करती हूँ कि वो जो गोलगप्पा होता है वो बहुत सारा ले आई, उसको बॉक्स में भर के रख दिया, वो ख़राब नहीं होता है, ना वो सौगी होता है, ठीक है, उसको वो बच्चों को देना एंजॉय करते हैं बच्चे ना, वो मैगी नूडल्स, उससे बेहतर है कि आप इस तरह की कोई चीज़ दें उनको ना, और हेल्दी भी होता है। सही हेल्दी तो ये कि स्ट्रीट फूड में कुछ थोड़ा सा घर का बना हुआ तो चने आलू आ गया, तो फिर आपको हेल्दी ऑप्शन में आ सकता है। फिर उसमें आलू बॉयल कर लें, उसमें चना डाल दें, जो भी आप जितना भी कर सकें, उसमें पेट भर जाता है बच्चों का, वो खुश होते हैं। असल में वो खुश होते हैं, असल में बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, ये जो पानी पूरी, चना चाट, वाटर बॉल्स, ये ना सिर्फ बच्चों को खुश नहीं करते, ये देखिए हम तीनों कितने मुस्कुरा रहे हैं। इसका जो स्पाइस है ना, ये इसका जो एक कहना चाहिए कि इसका नाम सुनते ही जिस तरह से एपेटाइट इंक्रीज होती है दिमाग में, ये यहाँ पे बन रहे होते हैं वाटर बॉल्स बन रहे होते हैं, यहाँ पे चाट बन रही होती है, पूरे ख्यालात बन रहे होते हैं, ये पूरे जो एक डिपार्टमेंट है ना चाट का और चने का, छोले का, ये एक अलग ही इसका मज़ा है, इसका जायका अलग ही है। अच्छा, इसके साथ ना आपके जहन में अगर आप ये दही बड़े या इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, तो इसके साथ आपके जहन में खुद ही एक पैकेज जो है ना वो जनरेट हो जाता है कि जी इसके साथ जो है वो दही बड़े भी होंगे, इसके साथ छोले भी होंगे, और इसके साथ जो है वो वाटर बॉल्स भी होंगी। कई रेस्टोरेंट में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर इस तरह की चाट वगैरह मिल रही होती है ना, तो आप एक ऐड ऑन करके उसके अंदर आप कहते हैं जी ठीक है, हम पानी पूरी भी मंगवा लेते हैं, हम जो है वो ये चाट भी मंगवा लेते हैं, फिर इसके साथ जो है वो एक्स्ट्रा पापड़ी भी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा, फिर दूसरे वाले दही बड़े भी, तो ये पूरा एक जो है ना एक तरह का डिपार्टमेंट है। बहुत शुक्रिया महविश, बहुत शुक्रिया किरण, आप लोग हमारे शो पर आए। चले जी शो में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिलवाएंगे आपको एक और सरप्राइजिंग गेस्ट से, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक जी। तो बात हो रही है हड्डियों के जोड़ों की और हड्डियों के दर्द की, और ये जो जोड़ों का दर्द होता है, ये जो हड्डियों का दर्द होता है, दैट्स टू मच पेनफुल, और कभी कभी ना इंसान बता भी नहीं पाता है। कुछ लोग कहते हैं जी मस्कुलर पेन हो रहा है, शायद मेरी हड्डी में या जोड़ में दर्द हो रहा है, तो घर में भी हम इस तरह की बात कर रहे होते हैं, चाहे वालदा से बात करें या किसी से भी, कि हो सकता है आपको मस्कुलर पेन हो सकता है ये जोड़ों का दर्द हो, मतलब जब तक किसी को ये पेन हो नहीं, ये बता भी नहीं पाता कोई कि भाई किसी को क्या पेन है। तो इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो हुमैरा मौजूद हैं, और हमारे साथ जो है डॉक्टर बासित शौकत भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक हैं? अच्छा डॉक्टर बासित, आपसे स्टार्ट करते हैं, ये बताएं कि ये जो हड्डियों का और जोड़ों का जो मसला है, बेसिकली ये किन लोगों में होता है, किस उम्र से होता है और किस वजह से होता है? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा टॉपिक आपने आज रखा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस है जी कि आजकल जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉमन है। जो हमारा जंक फूड है, जो हमारा डाइटरी पैटर्न है, हाँ, वो इतना ख़राब हो चुके हैं, हर वक्त जंक फूड्स खा रहे हैं। पहले तो हम कहते थे ये बड़ों की बीमारी, अब छोटी एज से शुरू हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मकसद कि एक्सरसाइज अब ख़त्म हो गई है। हमारे ज़माने में हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन खेलते थे। अब बच्चे आते हैं स्कूल से डायरेक्ट टीवी के आगे बैठ जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ना होने के बराबर है, सन एक्सपोजर नहीं है उनका। तो जो आजकल हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जब उसको हम देख रहे हैं कि क्यों आ रहे हैं, वजह इसकी ये है कि विटामिन डी डेफिशिएंट निकल रहे हैं।
बहुत से जो बच्चे हैं उनकी इवन 13 साल की उम्र में विटामिन डी डेफिशिएंसी ओल्ड एज में तो है ही है, क्योंकि इसको हम अगर कैटेगराइज करें ओल्ड एज में तो फिर डिजीज़ आती है, उसके लिए उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को शुगर है, उसके साथ आर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द हैं, बोन पेन है, ये वजह है। तो जब तक अपनी डाइट स्टाइल को अच्छा ना करेंगे, इसके अलावा प्रॉपर अपने फिजिशियन से मिलेंगे नहीं कि कॉज क्या है। सिर्फ एक मेरा टेक होम मैसेज ये है कि जब भी आपको दर्द हो गैर ज़रूरी पेन किलर्स इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पेशेंट बेचारे को दर्द होता है, वो आम स्टोरों पे चला जाता है, बोलता है मुझे दर्द की दवा दे दो, क्योंकि वो जब दर्द की दवाई देते हैं कुछ ऐसी दवाई होती है जो किडनीज गुर्दों को हिट करती है, पेन रिलीवर होते हैं, जी सडन, वो पेशेंट तो खुश हो जाता है भाई वही वाली दवाई दो जो 10 मिनट में पेन खत्म कर दे। 10 मिनट में पेन खत्म। अभी तो 15 मिनट में उसको आराम आ गया, लेकिन अगले चंद महीनों में अल्लाह ना करे उसके गुर्दे खराब हो जाएंगे और फिर सारी जिंदगी का उसको प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो एक दूसरा कुदरती तरीके इलाज में लोग जाते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो यानी कि दूसरा इलाज है जिसमें वो कैप्सूल दे देते हैं। कैप्सूल मकसद कुछ क्वेक्स हकीम होते हैं, कुछ भी होते हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, एक बात कर रहा हूँ, क्वेक्स के पास ना जाए, वो स्टीरॉयड होते हैं, उसके अंदर स्टीरॉयड होते हैं, पेशेंट बड़ा खुश हो जाता है। तो प्लीज़ ये नोट करने की ज़रूरत है कि आप ऐसी गैर ज़रूरी दवा ना लें कि जॉइंट पेन या जो भी आपको मस्कुलर पेन है वो प्रॉब्लम हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी करें, हल्का फुल्का चहलकदमी करें, रोज़ अपनी 15 से 20 मिनट रूटीन बना लें। जितना चलेंगे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, पट्टों में खिंचाव नहीं आएगा, आप बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे, सही। अच्छा जी, मेरा हमारे साथ है, मेरा हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, और इस सर्दियाँ होती है ना तो ये तो बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। मतलब मेरी दादी को या मेरी अम्मी को ज़्यादातर ये कंप्लेन सर्दियों में ज़्यादा होती है कि जी हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। अब तो चलें थोड़ा मौसम बेहतर है, लेकिन वैसे ओवरऑल थ्रू आउट क्या इसका रेमेडी है, क्या इलाज है? सबसे पहले तो हमारे यहाँ जब हड्डियों का दर्द शुरू होता है तो सबसे पहले एक दिमाग में आता है जी कैल्शियम डेफिशिएंसी। सही, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अब D3 आपकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है ये भी साथ साथ आ रही है, और साथ साथ आपको मैग्नीशियम की कमी की वजह से भी पट्ठों में दर्द हो रहा होता है। डॉक्टर साहब मेरी बात को मेरे ख्याल से कन्वे करेंगे। मैग्नीशियम, ये सारे जब विटामिन आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे, एक्चुअली जब वो दर्द इसलिए उठता है कि इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है हमारी, आपका जो लुब्रिकेंट है वो ख़त्म हो रहा होता है हड्डियों में से, और वो जब घिसती हैं आपस में तो आपका दर्द बढ़ रहा होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ रही होती है। तो हम वो जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक पेन किलर ले लेते हैं, दर्द सुन कर देता है वो उस जगह को, और आप समझते हैं कि आपका दर्द ख़त्म हो गया, आपका इलाज हो गया। तो वो इलाज नहीं होता, वो थोड़ा टाइम के लिए बैठा देता है दर्द को, वो फिर कभी दोबारा बढ़ जाता है। अब वो दोबारा कब बढ़ता है? सर्दियों में बढ़ता है। सर्दियों में आपको पता है कि आपका पानी का इंटेक कम होता है, आप ग़िज़ा कम ले रहे होते हैं, अपनी धूप कम ले रहे होते हैं ख़ास तौर पे। तो धूप भी सुबह की लेनी चाहिए। हम लोगों ने अब जो अपने आप को ना घरों में कैद कर लिया है। एंटी इन्फ्लेमेटरी आप ग़िज़ाएँ लें। आपके पास नेचुरल सप्लीमेंट बहुत सारे हैं जिससे आप नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें बना सकते हैं। मैं टी भी अभी बताऊंगी, आप एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए आप वो टी पी सकते हैं। अच्छा, बताएं फिर वो टी के बारे में। आप एक कप गर्म पानी लीजिए, एक कप गर्म पानी के अंदर आपने रात को वैसे चिया सीड्स 1 चम्मच भिगो के रख दीजिए। अच्छा, वो आपने भीगे हुए चिया सीड्स 1 चम्मच वो पानी में डालना है, सोख हुए हुए। आपने लौंगे डाल देनी है उसके अंदर, 4 डाल दें, बहुत है। 4 लौंग 1 कप या 1 गिलास पानी के अंदर। 1 स्टिक आप दालचीनी का डाल दीजिए गर्म पानी। ये आपने पकाना नहीं है, गर्म पानी में आपने डाल के रखना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, ठीक है। उसमें आपने 1 चम्मच जो है शहद डाल दिया, और जो है उसको आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। ठीक है ना, सोख करने के। सही। थोड़ा सा इतना गर्म रह जाए कि आप पिए, बिल्कुल नॉर्मल सा। वो पानी आपने एक शरबत के तौर पे पिए, आपकी इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो जाएगी। ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट वो बताएं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं। आपकी जो भी पेन है ना, पेन किलर बेसिकली ये पेन किलर के तौर पे ही होता है। इसमें सारी वो चीज़ें मौजूद हैं जो आपके दर्द को ख़त्म करेंगी। ये आदत बना लें सुबह पीने के लिए। सुबह ना पिए, मेरे ख्याल से रात को पिए, क्योंकि रात के टाइम पे ही आपको जितने भी ये जोड़ों का और जॉइंट का पेन होता है, मस्कुलर पेन होता है, वो आपको रात को फील होता है। तो रात को खाने के बाद ये आप पी लीजिए। आप देखिए आपको आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेटर फील होगा। कोशिश करें कि धूप लें सुबह में, और नारियल का पानी लाजमी पिएं। मैं कोकोनट वाटर हमेशा कहती हूँ कि ग्रीन कोकोनट वाटर आप लाजमी पिएं। उससे आपके ये जो पेन्स हैं इसमें भी कमी आएगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो भी आपकी कम होगी। बेसिकली ये कहीं बाहर से नहीं बनता है, या आपकी बोन्स के अंदर से ही बनता है। वो गायब हो जाता है, कहीं इधर उधर हो जाता है, लेकिन उसको ये आपको डेवलप करता है ये सब चीज़ें। तो ये खाने पीने की चीज़ें जब तक आप डाइट अच्छी नहीं लेंगे, आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को नहीं लेकर आएंगे लाइफ में,
तो ये जू का तू रहेगा। सही, जू का तू जो है वो रहेगा। अच्छा, जिस तरीके से अभी डाइट अच्छी करने की बात हो रही है, फिजिकल एक्टिविटी की बात हो रही है, और ये जिस तरह से अभी पूरी रेमेडी एक बताई है मेरा ने, डॉक्टर साहब आप क्या समझते कि लोग कहाँ पर जो है कोताही करते हैं तो उस वजह से उनको ये जॉइंट्स की पेन होती है, हड्डियों में दर्द होता है? ठीक है, एक तो आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी बता दी, आपने बता दिया कि भाई ये इस तरह से प्रॉब्लम होता है। दर्द के बाद फिर एक ऑस्टियो का भी एक प्रोसेस है, वो भी निकल आता है लोगों के साथ में, वो भी एक इशू होता है। तो क्या ख्याल रखना चाहिए शुरू से ही कि यहाँ तक जो है नौबत नहीं पहुँचे? क्योंकि जब एज बढ़ रही होती है तो बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो खुद इटसेल्फ इन्वाइटेड होती है ना कि जी ये तो एज के साथ है तो ये तो होगा, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, उस चीज़ को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? लेकिन सबसे पहली बात जो मैंने कहा, गैर ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल ना करें। सही। और हल्की फुल्की चहलकदमी को मामूल बना लें। जो अल्लाह पाक ने कुदरती फल सब्जियां दी हैं, हाँ। जो मौसमी फल सब्जी है उसका इंटेक अच्छा रखें। सही। जंक फूड जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ उसका इस्तेमाल ना करें। फिर हमारे पास सवाल आता है, डॉक्टर साहब हमारे पास खाने के पैसे नहीं, आप कह रहे हैं ये चीज़ें ले लो वो ले लो। हाँ। जो अवेलेबल सब्जी है, सब्जी तो सबसे सस्ती है ना, ग्रीन पोर्शन जैसे खीरा है, शिमला है, बंद गोभी है, फूल गोभी है, सलाद पत्ते, पुदीना, इस तरह की चीज़ें, साथ में कुछ भी थोड़ा बहुत मूली, गाजर, चुकंदर कुछ भी ले लें। एक हेल्दी जब आपका पोर्शन होगा, जब आप खाएंगे तो जिस्म को सारी ज़रूरी ग़िज़ाइयत चाहिए, विटामिन चाहिए, इन सब्जियों में सब है। साथ में जहाँ मौका मिले, जो बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता, हफ्ते में एक आध बार 2 बार फल खा ले, कोई भी मौसमी फल खा ले। अंगूर है, आलू बुखारा आजकल आया हुआ है, कुछ भी है, जामुन ख़त्म होने वाले हैं, जामुन तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो ले ले। आड़ू अभी था, आड़ू ले लें। हर चीज़ कुछ ना कुछ मौसमी ज़रूर खाएं। उसके अलावा जब भी आप सुबह उठते हैं, कुछ मरीज़ कहते हैं कि हमसे सुबह उठा नहीं जाता, बॉडी स्टिफ होती है, तो जैसे इन्होंने अभी कहा, गर्म पानी, आप कुछ नहीं कर सकते, जो इन्होंने चीज़ें कही वो तो ज़रूरी हैं, लेकिन अगर एक ऑफिस वर्कर है, उसने जाना है, कुछ नहीं कर सकता यार, आप थोड़ा सा गर्म पानी करके पी लें। इसके अलावा हल्की फुल्की, आप अगर चाय पी रहे हैं, आपका नाश्ता रेडी है, आप खड़े होकर भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप बैठे हुए हल्का फुल्का आप ऐसे कर लें ताकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी हो। हम लोग कुछ नहीं करते, उठते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, फिर कहते हैं दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं है, मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, स्पेज़म में आ जाते हैं। ये इनको रिलैक्स करना है। आप थोड़ा बहुत ऐसे कर लें, 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा यूं कर लें, इसमें हो जाएंगे। फिर दूसरी बात, अगर आपको एक प्रॉब्लम हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की ये ओल्ड एज की बीमारी है जिसमें मरीज़ कहते हैं कि हमारे घुटने ख़राब हो रहे हैं, उसको ख़राब होने से पहले ही बचा लिया जाए। अच्छा। क्यों बचा लिया जाए, कैसे बचा लिया जाए? उसका एक एक्सरे आम सा होता है जिसमें देखते हैं कि अंदर आपका साइनोवियल फ्लूइड, जो आम लफ्जों में लुब्रिकेशन कितना है या नहीं है। अगर वो जा रहे हैं उसी वक्त अपने डॉक्टर से जाके, जो ऑर्थो का डॉक्टर है उससे आप इलाज कराएं, उसको बताएं, या किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें। आजकल इतनी अच्छी एक्सरसाइज हैं कि हम बैठे बैठे कर सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। TKR का मकसद है टोटल नी रिप्लेसमेंट, उनको रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत ना है। अच्छा, हम एंड स्टेज में जब आ जाते हैं, आजकल एक घुटना जो तब्दील हो रहा है ये 15 लाख रुपए का हो रहा है, 2 घुटने 30 लाख, आम बंदा बेचारा गरीब क्या करेगा? तो होने से पहले बचा लिया जाए। आपको पता है कि एक प्रॉब्लम है, जा रहा है, आप कुछ ना करें, एक तौलिया लेके उसको रोल करके पीछे रख लें और उसको यूं करें, आपका ऑलरेडी गैप होगा। इतना तो आप कर सकते हैं। आप खाना खा रहे हैं, खाने में 2 मिनट देर, आप 2 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, इस तरह फिर इसको कर लें, फिर 2-3 और एक्सरसाइज। कोई भी चीज जो है इस तरह से बिहाइंड द, ये जो आपका ये जो पेटल है इसके पीछे रख के, तो फिर आप बिल्कुल ऐसे आप कर लें, तो आहिस्ता आहिस्ता तो इससे गैप कम हो जाएगा, बेहतरी आ जाएगी। फिर कुछ पेन किलर्स होते हैं जो हम लोग देते हैं, वो कहते हैं भाई नीले पत्ते वाली, मैं नाम नहीं ले रहा, मार्केट में हो जाती है, वो खा लें आप, वो सबसे सेफ है। सही, सबसे सेफ है। इसके अलावा कुछ भी आप और मेडिसिन खाएंगे वो आपकी किडनीज हिट कर सकती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, पेशेंट का हमने देखना है बेनिफिट किस चीज़ से है और नुकसान किस से है। हाँ। उस लिहाज से हर पेशेंट डिफरेंट है, उसको हमने मैनेज करना है। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जब हम देते हैं उससे भी उनको इसमें फ़ायदा होता है, लेकिन इसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी 70 to 80% विटामिन डी डेफिशिएंट निकले हैं। ओके, अच्छा, जो लोग ऑलरेडी ये विटामिन डी ले रहे होते हैं, उसकी टैबलेट्स होती है वो ले रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनको नी पेन होता है, और जो बड़ी एज में बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो कंप्लेन करती हैं कि भाई हमारे जो एक घुटना है या दूसरा घुटना है तो हमसे चला नहीं जा रहा, या प्रॉब्लम हो रही है, और डॉक्टर ने तो अब यही कहा है, जैसे आपने कहा कि TKR, ये मतलब नी रिप्लेसमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसकी क्या मतलब, इसकी क्या एक ट्रीटमेंट है? सर्टन उन लोगों के बारे में पूछ रही हूँ कि जो जिनको बाकी एक घुटने में प्रॉब्लम होती है या चला नहीं जा रहा होता। सबसे पहले कोई भी स्टिक ले लें, गैर ज़रूरी स्ट्रेस यानी कि वज़न इस पे ना है। जितना हो सके, आप घर में है ना, बाहर जा रहे हैं, चले आप ना लें, घर में लेके आप चलें। सीढ़ियाँ आप कोशिश करें अवॉइड करें, मजबूरी है तो पकड़ के आप जाएं, यानी कि जहाँ प्रॉब्लम आ गई है
उसको थोड़ा सा कम फोर्स दें, टेंशन कम है उसमें, तो आहिस्ता आहिस्ता विद इन 3 to 6 मंथ्स ये बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बार बार इस पे जोर डालेंगे, एक चीज ऑलरेडी वीक है उसको हमने और ज्यादा वीक नहीं करना है। फिर अपने विटामिन डी लेवल्स आपने कंटिन्यूस चेक कराने हैं, पेन किलर्स देने हैं, कुछ हम रिलैक्सेंट देते हैं वो देने हैं, और बहुत ज्यादा पेन है तो आजकल हमारी टॉपिकल जेल्स आती हैं, वो आप लगा सकते हैं, तो पेशेंट बहुत बेहतर फील करता है। फिर एक आध इंजेक्शन भी आता है कि पेशेंट को इंजेक्शन, हम कहते हैं कि चलो आपका नी रिप्लेसमेंट होना है, पहले आप एक इंजेक्शन ट्राई कर लें, वो हम घुटने के अंदर लगाते हैं, तो उसमें 30 to 50% पेशेंट्स बेटर हो जाते हैं। दैट्स ग्रेट कि ये 30 to 50% पेशेंट अगर बेहतर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल में, अच्छा उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है डॉक्टर साहब उस इंजेक्शन का? एज सच जैसे मैंने कहा, पेशेंट का बेनिफिट देखने वर्सेस रिस्क, एज सच उस स्टेज पे साइड इफेक्ट्स नहीं है। सही। अच्छा उमैरा, अब ये डिटेल में हमें पता चल गया, आपने बता दिया कि भाई ये सारा कुछ करना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल और ये हेल्दी एक्टिविटी रखना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि आप देखें कुछ लोग मुस्तकिल बैठे रहते हैं और वो ये शिकायत कर रहे थे कि हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, या फिर जो है वो हमें हाथ हिलाने में या उठाने में इस तरह से जो है वो कोई प्रॉब्लम होती है। इस तरह के जो लोग हैं अगर वो हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो घर में वो क्या ऐसा कुछ डाइट लें या क्या कुछ ऐसा करें कि उनकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी चलती रहे और वो मतलब हेल्दी एक्सरसाइज के ज़ुमरे में ही आ जाए, नहीं वो डाइट उनको उस तरह से बेहतर कर दे? देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने जैसे कहा कि खाने पीने की हम चीज़ें, एक तो मैंने चाय ये बता दी, अब हमारे पास अगर कुछ नट्स मिल जाते हैं, अखरोट हो गया, थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा खाना है, कैश्यू हो गए, ये आपके मैग्नीशियम इसमें बहुत होता है, तो ये होता है चिया सीड्स में मैग्नीशियम बहुत होता है, तो ये चीज़ें आप अपनी डाइट में रखें। दूसरा ये कि जब आपके ऊपर कोई बीमारी आ जाती है तो उसको हमने तारी नहीं करना अपने ऊपर कि हाय मुझे ये हो गया। अब यकीन करो, अभी पिछले वीक मुझे सर्वाइकल का पेन उठा। अच्छा, अब सर्वाइकल का पेन उठ गया तो सारे मुझे कह रहे हैं जी डॉक्टर साहब के पास जाएं, ये करें। अगर मुझे पता है मुझे किस तरह अपने आप को ट्रीट करना है, मैं खुद कर लूँ, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज है और कुछ नहीं है। हाँ, सही। आपने अपनी गर्दन को सपोर्ट देनी है, पीछे बैक से सपोर्ट देनी है ना। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा घुटने पे आप नी सपोर्ट भी लगा सकते हैं ताकि आपका घुटना एक जगह रहे। आपने कॉलर लगाना है, ये आपकी एक्सरसाइज। और दूसरा ये कि आपने कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपने टेबल पे हेड डाउन करके, जैसे हम स्कूल के ज़माने में हेड डाउन करते थे, इस तरह हेड डाउन कीजिए और अपने हाथ को मूवमेंट में दीजिए, अपनी गर्दन को मूवमेंट में दीजिए। हम नमाज पढ़ते हैं तो अब जब इधर उधर करते हैं तो ये वाली एक्सरसाइज इसमें कुछ नहीं, आपने एक्सरसाइज दिमाग में अगर बिठा लेंगे ना कि हमने सिर्फ दवाई से ही अपना इलाज करना है, तो फिर वो तो दवाई से ही होगा। लेकिन आप कुछ चीजें, मेरे जेल हैं कुछ, वो मैंने वो लगाया, पेन वैनिशर मेरा अपना है, वो मैंने अपना अप्लाई किया। डॉक्टर साहब जानते हैं हमारे मेडिसिन भी हैं। अच्छा वो मैंने अप्लाई किया एंड देन वो मैंने एक्सरसाइज की। वो आप खुद घर में जो है वो अरेंज करती हैं? नहीं, मेरी अपनी फर्म है। अच्छा, फर्म तो है, उस फर्म की मेरे कुछ मेडिसिन हैं, जैसे वेट लॉस की है, अब ये जैसे मेरी ये पेन वैनिशर है, और माशाल्लाह वो पेन वैनिशर इतनी हर्बल वो है कि दांत के दर्द के लिए भी वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, भी हो जाए तो ये तो बड़ा जबरदस्त है। फिर उमैरा से जो है ना वो अगला जो टॉपिक होगा ना हमारा इनके पेन रिलीवर ट्रीटमेंट के ऊपर ही होगा कि वो क्या क्या है भाई, इतनी जबरदस्त चीजें। अच्छा जी, इनकी बात को अगर मैं आगे ले चलूं, जैसे आपने कहा सर्वाइकल और दूसरे इश्यूज आ रहे हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं बहुत से पेशेंट्स को ज़्यादातर डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो रही होती हैं, क्योंकि जब पेशेंट की शुगर अनकंट्रोल होगी तो ये सारी चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। पेशेंट पेन किलर इंजेक्शंस भी लगवा रहा होता है, अगेन वो बहुत ख़राब है, मेडिसिन भी ले रहा होता है, लेकिन शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहा होता। तो जब हम उनकी शुगर को एड्रेस करते हैं तो सारी चीज़ें, उनकी पट्ठों का दर्द, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जिनको भी जोड़ों या पट्ठों का दर्द है और उनको अगर शुगर है, पहले अपनी शुगर पे ध्यान दें, अपने डॉक्टर से देखें। जो शुगर के खाली पेट के टारगेट है, निहार मुँह सुबह चेक करें, वो 100 के करीब होने चाहिए और खाने के बाद 150 के अंदर। अगर तो ये लेवल्स अचीव नहीं हो रहे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं रहेगी। जब तक जो कॉज है ना उसको आप एड्रेस नहीं करेंगे तो वो दूसरी चीज़ वो ठीक नहीं होगी। तो मेक श्योर अपनी शुगर को लेवल को आप सही रखें, तो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। सही। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बासित हमारे साथ थे और हमारे शो पर आई। शो का टाइम हो गया एंड अप, और आज का शो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना है आपने हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।